हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट पर्यावरण के भाग 6 के बारे में। देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं, इसका एक पार्ट और बचा है जो कि आपका कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपके 7 दिन में मैंने आपकी सीटेट पर्यावरण की ईवीएस ख़त्म करा दी है। और आप इन वीडियोस को आप लगभग 2 से 3 बार जब तक कि आपका एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार आप इनको ज़रूर देख के जाइएगा। और कोशिश करना जो भी फैक्ट मैंने लिखाए हैं वो आपको याद रहें, क्योंकि सीटेट में आपके ना वो फैक्ट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दे करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, फिर ऑप्शन में देगा स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड करेक्ट है, या स्टेटमेंट 1 एंड थर्ड करेक्ट है, या ऑल ऑफ द करेक्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछता है, तो बस यही फैक्ट पूछता है जो कि मैंने अभी तक वीडियोस में आपको बताए हैं। ठीक है, तो एक वीडियो बस और आएगा, इसके बाद में आपका सारा फिनिश हो जाएगा। मतलब 7 वीडियोस हैं आपके, और मैक्सिमम आपका वीडियो जो है मेरे ये मान के चलिए एक वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता और कम का ही होता है। ठीक है, तो लगभग ये मान के चलिए लगभग 2 घंटे का तो मुश्किल से ही आपका ओवरऑल होगा। ठीक है, तो जितना भी है आप उसको एक बार ढंग से रिवाइज कर लें। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर जरूर करना जिस भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है। पोचमपल्ली जिला कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। तो पोचमपल्ली जिला कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो बुनकर हैं, तो वहाँ की जो बुनाई है उस बुनाई को किस नाम से जानते हैं हम? पोचमपल्ली या कलमकारी के नाम से जानते हैं। नल्ला मडा आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। तो यहीं से फैक्ट आपको मिलते रहेंगे। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। और आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो क्या है? आपकी तेलुगु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मुंबई के बारे में। क्या विशेषता है मुंबई की? तो आपको मैप में दिख रहा होगा, ये जो आपका हिस्सा पड़ता है गुजरात के जस्ट नीचे, वो मुंबई का पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। ये कुछ फैक्ट है, ये ध्यान रखना है। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में पहली रेल चलाई गई थी। नागपाड़ा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम कहाँ पर है? मुंबई में है। सोलापुर भी कहाँ पड़ता है आपका? मुंबई में पड़ता है। तो ये कुछ फैक्ट है, मतलब इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद करना है, क्योंकि भाई क्वेश्चन ही सीटेट एनसीईआरटी से पूछ रहा है, तो बस ये फैक्ट आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बाजार गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कफ परेड भी कहाँ पर होती है? मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा है। सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ पर खाए जाते हैं? ये आपके महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो वर्ली जो है, एक ये क्या है? पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह आपकी एक वर्ली पारंपरिक कला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे गोलकुंडा फोर्ट के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो गोलकुंडा जो फोर्ट कहाँ पड़ता है? सबसे पहली चीज़, हैदराबाद में पड़ता है। दीवार का एक भाग शेप में है जिसे बेशंस या बुर्ज कहते हैं। ठीक है, गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज बने हुए हैं। ठीक, कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से लेकर के 1687 तक शासन किया था। कुतुब शाही सुल्तानों में गोलकुंडा, ये तो हो ही गया आपका पॉइंट। बाकी इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। इससे पहले जो है देखा जाए 1200 ईस्वी में, जब आपका
सल्तनत जो काल था, उस समय जो गोलकुंडा का किला था वो मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थी। जो इसकी आप यहाँ पे दीवारें देख रहे हो, ऊंची और गोल दीवारें, यहाँ पे खड़ा होकर के दूर दूर तक देखा जा सकता था, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। तो गोलकुंडा फोर्ट, जो पहले के फोर्ट हुआ करते थे, बेसिकली वो बाह्य आक्रमणकारियों की रक्षा के लिए बनाए जाते थे, और इससे ये यहाँ पे खड़े होकर के दूर दूर तक देखा जा सकता था, और इससे दुश्मन की जो स्थिति का पता आराम से लग जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये गोलकुंडा फोर्ट एक बार आप देख सकते हो। अब तो इसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गई है, हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये अंदर का दृश्य यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था, पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से वह आक्रमण नहीं कर पाया। तो गोलकुंडा फोर्ट जो इस तरीके से बना हुआ था कि इसके चारों तरफ बहुत गहरी खाई थी, और इस खाई की वजह से जो सैनिक थे वो गोलकुंडा फोर्ट तक नहीं पहुंच पाए थे। जब गोलकुंडा फोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, तो जो औरंगजेब था यहाँ पर आक्रमण करने में असफल रहा। उस समय कांस्य की बंदूकें बनती थीं। हजारों सालों से घुमंतु वर्ग कांस्य से चीज़ें बनाते हुए आ रहे हैं। और कांस्य जो है किस किस से मिलके बनता है? तांबा और टिन की मिश्र धातु है, इससे मिलके बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। जो सुल्तान था अबुल हसन, वो आपका संगीत और कुचिपुड़ी डांस का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुआं या बावड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर आप दृश्य देख रहे होंगे, ये कुआं या बावड़ी का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले के जो कुएं और बावड़ी हुआ करते थे, तो उनमें सीढ़ियाँ होती थी एक तरीके से। ठीक है, जिससे कि आसानी से पानी को निकाला जा सके और बाहर तक लाया जा सके। तो कुएं के सूखने का प्रमुख कारण यहाँ पे क्या हो सकता है? आप एक बार नीचे कमेंट करके बताएंगे, और एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि कुएं के सूखने के आजकल जो कुएं हैं वो क्यों सूख रहे हैं। ठीक है, पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। तो एक तो कारण ये हो गया कि पानी को मोटर से खींचा जा रहा है। आप देखते होगे अब तो हर एक घर में मोटर लगी हुई है, जिससे क्या हो रहा है, पानी का जो स्तर है ज़मीन के अंदर वो कम होता जा रहा है। झील कम हो रही है, जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। झील को झील में काफ़ी ज़्यादा जमाव हो जाता है, तो झील की गहराई कम हो जाती है धीरे धीरे। वहाँ पे की गहराई कम होने के कारण वहाँ पे पानी इकट्ठा उस रूप में नहीं हो पाता जितनी पहली मात्रा में हुआ करता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर की मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है, आगे हम बढ़ें। तो सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी है। तो सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी आप देख ही रहे हो इस चित्र में। तो ये जो है आपके जल स्रोत के रूप में उपयोगी इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुँच आसानी से हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है घड़सीसर। ठीक है, तो घड़सीसर क्या है? घड़सीसर यानी तालाब। ठीक है, घड़सीसर एक तरीके का कह सकते हो पर्यायवाची है तालाब का। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। ठीक है, तो जैसलमेर के राजा थे घड़सी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया घड़सीसर। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे व बड़े हॉल आदि होते थे। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया जाता था कि जब वह पानी से भर जाता था, तब बाकी पानी बहकर नीचे हुए तालाब में चला जाता था। जब वह भी लबालब भर जाता था, तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। तो इस तरीके का इन्होंने सिस्टम बनाया था कि जब बारिश हुआ करती थी, तो जब इन्होंने कई सारे तालाब से तालाब जोड़ रखे थे, तो ये बता रहे हैं कि जब एक तालाब पूरा भर जाता था पानी से, तो उस तालाब का पानी फिर दूसरे तालाब में चला जाता था। ठीक है, तो इस तरीके के 9 तालाब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते थे, और पूरे साल पानी की कोई विशेष परेशानी नहीं हुआ करती थी। पर आज घड़सीसर जैसे
उजड़ सा गया है, 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। अब मोस्टली लोग जो तालाब वगैरह पहले हुआ करते थे, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से तालाब जो हैं अब उजड़ रहे हैं, और उन जगह पर लोगों ने क्या किए, अपने मकान वगैरह या रहने का स्थल वहाँ पर बना लिया है। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर कैसा हो जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मृत सागर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक, इतनी इसकी लवणता है मृत सागर की। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो मृत सागर है यानी डेड सी है, ये आपका कहाँ पड़ता है, ये जेरूसलम के पास में, ठीक है, आपका यहाँ पे पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ मर जाती हैं। अगर जल में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे कई सारे जीव जंतुओं का जीवन प्रभावित होता है, तो कई सारे जीव जंतु मर जाते हैं। ठीक है, पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पानी को उबालना। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। लिंग हुफेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। ठीक है, लिंग हुफेन। अब देखो यहाँ हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है, पर इसके बनने की गति बहुत ही धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। आपको पता है जो पेट्रोलियम है वो विशेष रूप से ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, या पानी के अंदर जहाँ पे जो है रॉ मटेरियल की खोज की जाती है, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। तो इसके जो बनने की प्रक्रिया होती है वो कई लाखों करोड़ों वर्षों की होती है, क्योंकि पहले के जो कोई जीव जंतु होंगे जब नीचे दब गए होंगे, तो उनके दबने की वजह से वो जब वो किस चीज़ में रूपांतरित हो जाते हैं, वो क्रूड ऑयल में रूपांतरित हो जाते हैं। तो उसी से हमारे कई सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, और कई सारी चीज़ें उससे निकलती हैं। तो ज़मीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। फिर इसे रिफाइन किया जाता है। तो रॉ मटेरियल है जो, ठीक है, जो कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं, जो गहरे रंग का गाढ़ा सा द्रव होता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मोम या कोलतार ग्रीस आदि बनता है। तो इनसे इतने सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। ठीक है, अब देखो बात करेंगे एनीमिया की। एनीमिया किसके कारण होता है, सभी को पता है, एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। तो ये भी एक कारण है, एक जो वीकनेस बच्चों के अंदर होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं अफेक्टेड होते हैं एनीमिया के। अब तो सरकार भी सरकारी अस्पतालों में एनीमिया की टैबलेट्स जो होती हैं वो आपको दी जा रही हैं। तो एक बार किसी को भी अगर कमज़ोरी फील हो रही हो तो एक बार टेस्ट ज़रूर करा लें अपने ब्लड का, क्योंकि उसके अंदर ब्लड की कमी तो क्या है तो नहीं। तो इस तरीके से जो भी है रेगुलरली आपको अपने आप को फिट रखना है। जब आप अपने आप को फिट रखोगे तभी आपकी स्टडी अच्छी होगी, और स्टडी अच्छी होगी तो नो डाउट आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया के बारे में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, और मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है, ये लक्षण है मलेरिया के। रोनाल्डो रॉस ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। ये भारतीय मूल के थे। कौन? रोनाल्डो रॉस। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से होता है। तो 2 तरीके के मच्छर होते हैं, नर और मादा, लेकिन मलेरिया किससे होता है? मादा मच्छर एनाफिलिस से होता है। ठीक है, मलेरिया मच्छर मादा एनाफिलिस से फैलता है तो पता ही है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। आगे हम बात करें लोहा। लोहा एक तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है पोषक तत्व के बारे में। एक तो लोहा वो अलग है जिससे कई सारे चीज़ें बनाई जाती हैं, धातु है जो,
लेकिन यहाँ पे जो लोहा है एक पोषक तत्व है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और एनीमिया की कमी भी कहीं न कहीं इसी की कमी के कारण होती है, ये भी उत्तरदायी होता है एनीमिया के लिए। तो यहाँ पर एक लोहा जो है गुण, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। भूख लगने का पता मस्तिष्क और हाइपोथैलेमस से लगता है। जीभ पर 4 तरीके की 900 ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। चबाकर खाने से लार से टालुइन निकलकर स्टार्च का माल्टोस शुगर में बदल देता है। तो यहाँ पे चबाकर जब हम खाते हैं किसी भी चीज़ को तो लार से एक एंजाइम निकलता है टालुइन, जो स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोस शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन जो है आपका मीठा लगने लगता है। पकाने के तरीके कौन कौन से, आप भून कर खा सकते हो, उबाल कर खा सकते हो, तल कर खा सकते हो, या किसी भी चीज़ को सेक कर खा सकते हो, ठीक है। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बात की जा रही है बॉडी के बारे में। बॉडी में अभी हमने बात की थी एनीमिया यानी लोहे तत्व के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो हमारे पेट का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और पेट में पाए जाने वाला रस जो होता है वो अम्लीय होता है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। अचार रखने के लिए कांच के जार को और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह जाए, नहीं तो अचार क्या हो जाएगा, आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अचार जो होता है, किसी भी चीज़ को अगर आप को अधिक टाइम तक सेफ रखना है तो उसको ना नमी से हमें बचाना चाहिए। और नमी से जब बचाओगे और तो जो क्योंकि जो मेनली जो भी जो जीवाणु होते हैं वो आपके किस में पनपते हैं, नमी के कारण ही पनपते हैं। तो अगर नमी से बचाओगे और तेल में डुबो के रखोगे अचार को तो ऑब्वियस सी बात है वो ख़राब नहीं होगा। जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी को पूरा किया जाए टाइम टू टाइम। जब तक उल्टियाँ दस्त हों तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं वो आपको लेनी चाहिए। मतलब कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आप घर पे उनको बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, तो उनका भी समय समय पर प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करेंगे ब्रेल लिपि के बारे में। तो ब्रेल लिपि से कई बार प्रश्न बन चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक डॉट लगी हुई है, तो यहाँ पे ए मतलब होता है 2 डॉट से, यहाँ पे बी मतलब होता है, और डॉट जो है हॉरिजॉन्टली लगी हुई है 2 डॉट तो सी होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक मोटे कागज़ पर एक नुकीली चीज़ से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है, फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी रोशनी चली गई थी। तो लुइस ब्रेल जो थे उनकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो यह पढ़ाने और लिखने के लिए विभिन्न तरीके सोचने लगे, ठीक है। और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया, ठीक है। तो लुइस स्क्रिप्ट क्या होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में इस तरीके से बिंदु उभरे हुए होते हैं पेज पर। तो यह स्क्रिप्ट 6 बिंदु पर आधारित होती है। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जाने लगी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही रखेंगे, और बाकी जो वीडियो है आपका लास्ट पार्ट जो बचेगा वो आपका कल मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो आपके 7 दिन में आपकी पूरी ईवीएस ख़त्म हो जाएगी, और इसके बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरा कंबाइन एक तरीके से। उस वीडियो में आपकी पूरी जो है ईवीएस होगी सीटेट के लिए, ठीक है। तो एक चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ ओनली फॉर सीटेट के लिए है, ठीक है। सीटेट के लिए बेनिफिशियल है, यूपी टेट से इसका कहीं ना कहीं तक कोई भी संबंध नहीं है। तो ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जल्दी से स्टार्ट होने वाले हैं, 16 से स्टार्ट हो रहे हैं, और लगभग 1 महीने तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो जिनका एग्ज़ाम जल्दी से है तो इनको इस वीडियो को, जितने वीडियोज़ हैं उनको कम से कम 4-5 बार रिवाइज ज़रूर करके जाना। और बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने ये वीडियो बना दी है, और ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप डेली भी चाहोगे तो उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।